हेलो दोस्तों, कोल इंडिया के बारे में 5 इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होने वाली है, और अगर आपके पास स्टॉक नहीं भी है तो भी हर बार की तरह कुछ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप सीख के जरूर जाएंगे। सबसे पहले डिविडेंड के बारे में बात करते हैं। कोल इंडिया, अगर आप पिछले 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो एक नेगेटिव रिटर्न रहा है, लेकिन कोल इंडिया एक डिविडेंड प्लेयर रहा ही है। फाइनेंशियल ईयर 17 की बात करें तो लगभग 20 रुपया का डिविडेंड था। 16 रुपीज 50 पैसा का डिविडेंड था फाइनेंशियल ईयर 18, मतलब 2017-18। फिर 13 रुपया 10 पैसे का, फिर 12 रुपया, और पिछले साल मतलब जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ 2020-21, 16 रुपए का डिविडेंड था। यहाँ आप 12 रुपीज 50 पैसा देख सकते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने 3 रुपीज 50 पैसा का भी डिविडेंड दिया था, तो टोटल 16 रुपीज का डिविडेंड। और यहां पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है, कोल इंडिया का स्टॉक प्राइस अभी 156 के आसपास है, मतलब आराम से ये 10% से ऊपर की यील्ड बन जा रही है। लेकिन कोल इंडिया दोस्तों एक समय में 250 या उससे भी ऊपर ट्रेड करता था, तो उन सब इन्वेस्टर्स को रिटर्न नहीं मिला है। अगर कुछ मिल रहा है तो ठीक ठाक डिविडेंड यील्ड मिल रही है। अब जब हम डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो आपको और ज्यादा डिविडेंड के बारे में जानना है, कॉन्सेप्ट को जानना है, तो मैंने ग्राफी पे मास्टर क्लास ली थी डिविडेंड इन्वेस्टिंग को लेकर, डिविडेंड स्टॉक्स को लेकर। वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। दूसरी चीज कोल इंडिया को लेकर वो है ऑफ टेक ट्रेंड। अब ऑफ टेक ट्रेंड का आप ऐसा मतलब समझ सकते हैं कि जो कोल वो सप्लाई करते हैं, कोयला जो सप्लाई करते हैं, अब यहां पर एक रिकॉर्ड हाई हुआ है और 160 एमटी मेट्रिक टन हुआ है, और पिछले साल के मुकाबले 33% ग्रोथ हुआ है। तो मैंने डेटा जब मैंने ये देखा तो मुझे लगा कि मुझे और डीप में जाना चाहिए, क्योंकि देखिए पिछले साल तो वो कोरोना के कारण वो अप्रैल मई जून जो था वो ऑलमोस्ट बंद ही था। तो फिर तो किसी भी हम पिछले साल के साथ तो हम कुछ भी हम लोग यहाँ पर हम कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं 2019 का अगर मैं डेटा दिखाऊं, अब देख सकते हैं यहां पर 2019 का डेटा और ये अभी का डेटा ऑलमोस्ट सिमिलर हो रहा है, जो कि मुझे लगता है पॉजिटिव चीज है। आप यहां पर भी एक और देख सकते हैं 2017। तो इस बार का डेटा अगर प्री कोरोना के साथ भी अगर कंपेयर किया जाए तो अच्छा है, जो मुझे लगता है एक पॉजिटिव एक चीज है जब हम बात कर रहे हैं ऑफ टेक को लेकर। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, कोयला तो वो दे देते हैं लेकिन पैसे वापस नहीं मिलते, क्योंकि बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट का प्रॉब्लम्स है, तो रिसीवेबल्स जो है उनको मिल नहीं रहे थे। और अभी भी आप देख सकते हैं मार्च में 19,262 करोड़ के रिसीवेबल्स थे, जून में थोड़े कम हुए, और अगस्त में जो लेटेस्ट है, ये ईटी से मैंने डेटा लिया है, 17,900 करोड़ होगा, ये करोड़ का ये रिसीवेबल्स रहा है, तो डिक्रीज भी हो रहे हैं दोस्तों। तो अच्छी चीज है कि उनको उन्होंने जो कोयला दिया है तो उसका उनको पैसा भी मिल रहा है। फोर्थ, चौथी टीम केपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। केपेक्स पर एक मैंने वीडियो भी बनाया था। देखिए केपेक्स बहुत जरूरी भी है, क्योंकि इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट को खर्चा करना है, पीएसयूज को, प्राइवेट को, क्योंकि खर्चा कंपनियां करेंगी तब जॉब जनरेट होगी, जॉब्स होंगे तो फिर इकोनॉमी भी चलेगी। तो इकोनॉमी के लिए केपेक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो अपना जो केपेक्स है आप देख सकते हैं, कोरोना से पहले वाला जो साल था आप देख सकते हैं 6,000 करोड़ से ऊपर का केपेक्स था, और यहां पर उन्होंने केपेक्स 13,000 करोड़ से ऊपर का कर दिया, मतलब ऑलमोस्ट डबल कर दिया खर्चा, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि आप लोग खर्चा करिए, क्योंकि इकोनॉमी बूस्ट होगी। और कोल इंडिया जो खर्चा करेगा अपने प्रोडक्शन में खर्चा करेगा, अपना रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्चा करेगा, ऐसे भी ईएसजी में उनके कम मार्क्स आते हैं, तो उसके लिए वो काम करेगा। तो कोल इंडिया के लिए अच्छा है या नहीं है ये समय बताएगा, बट मुझे लगता है केपेक्स एक बड़ी थीम है। आप समझ लीजिए कि कोल इंडिया ने कुछ 100-200 बड़े बड़े गाड़ियों का ऑर्डर दे दिया, तो जिस कंपनी को वो ऑर्डर मिला तो उनके लिए तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हो गया। तो ऐसी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं लॉन्ग टर्म एज ए इकोनॉमी, एज अदर कंपनी, और भारत के ग्रोथ के लिए केपेक्स बहुत ज्यादा जरूरी है। और केपेक्स रिलेटेड स्टॉक्स अगले 3-5 साल में मुझे लगता है बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये एक थीम है, जैसे हम कहते हैं ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम को देखिए, हाइड्रोजन थीम को देखिए, क्लीन एनर्जी थीम को देखिए, तो वैसे ही केपेक्स थीम को भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पांचवी चीज, कोल इंडिया का वैल्यूएशन, ये पी रेशियो है। पिछले 10 साल का स्क्रीनर का मैं डेटा लाया हूं, 10 साल से इनफैक्ट ऊपर का, जब से उसका आईपीओ आया था।
आप देख सकते हैं एवरेज में उनका पी रेशियो 15 के आसपास रहा है और अभी आप पी रेशियो देखिए उसका 7 के पास है, मतलब बिल्कुल आधे के जो रेशियो है वहां पर वो अ, एक तरीके से ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं जून 2019 मतलब 2 साल से ऊपर हो गया है, कोल इंडिया का वैल्यूएशंस भी जो है वो भी कम है। तो कुछ चीजों में कोल इंडिया बिल्कुल टिक मार्क आता है, पॉजिटिव टिक मार्क आता है, जैसे वैल्यूएशन सस्ता है, ऑफटेक इंक्रीज हो रहा है, डिविडेंड स्टॉक है, रिसीवेबल्स उनके कम हो रहे हैं, लेकिन नेगेटिव रिटर्न तो दिया है। तो क्या मार्केट ऐसा देख रही है जिसके लिए कोल इंडिया को उतना अच्छा वैल्यूएशन नहीं मिल पा रहा है? उम्मीद है दोस्तों आपको वैल्यू मिल रही होगी। आप हमारे जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब यहां पर मैं आपको वैल्यूएशंस के बाद रिस्क के बारे में बताता हूं। ईएसजी का सबसे बड़ा रिस्क है इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। अब इन्वायरमेंटल का जो पार्ट है यहां पर कोल इंडिया को नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि कोयला है, कोयला से पॉल्यूशन होता है। तो जो बाहर के जो इन्वेस्टर हैं, एफआईआईस हैं, जनरली प्रेफर नहीं करते हैं, ईएसजी इन्वेस्टर प्रेफर नहीं करते। तो इसीलिए आपने देखा है ना आईटीसी का स्टॉक प्राइस या फिर एनटीपीसी का, कोल इंडिया का, तो इन सबको प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो जो बाहर के इन्वेस्टर है वो पसंद नहीं करते हैं। लेकिन कोयला बुनियादी जरूरत है, नहीं तो घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी, तो ये भी एक चीज है। बट ईएसजी के बाद भी हम पूरा दोष ईएसजी को नहीं दे सकते हैं। सेल्स ग्रोथ भी आप देखिए पिछले 5 साल में -3% है। ये स्क्रीनर बता रहा है 5 साल में प्रॉफिट ग्रोथ -2% है। तो 5 साल में कंपनी ने सेल्स और प्रॉफिट भी नहीं किया है, और इसीलिए मार्केट ने भी ये चीज को देखा है और मार्केट ने भी उस हिसाब से रिवॉर्ड नहीं किया है कोल इंडिया को। इसीलिए स्टॉक प्राइस 250 से ऊपर ट्रेड करता था, बहुत ऊंचे लेवल पर ट्रेड करता था। आज इसीलिए 10% की डिविडेंड यील्ड है। बट जिन्होंने ये स्टॉक 250 में खरीदा है उनके लिए सोचिए, उनके लिए डिविडेंड यील्ड 6% हो गई। लेकिन जिन्होंने स्टॉक समझ लीजिए 120 में खरीदा है उनके लिए डिविडेंड यील्ड 12-13% हो गई। तो ये एक चीज है। तो कंपनी भी इतना बिजनेस नहीं कर पा रही, लेकिन एक यहाँ पर एक सिल्वर लाइनिंग है कि ऑफटेक इंक्रीज हो रहे हैं, रिसीवेबल्स कम हो रहे हैं। तो ये ट्रेंड को देखना है। और दूसरी चीज, बहुत लोग बोल रहे हैं कोयला चलेगा नहीं चलेगा, तो ये भी एक चीज है। बट कोल इंडिया के हिसाब से रिन्यूएबल एनर्जी और थर्मल एनर्जी, जो कोयला से बनी जो एनर्जी है, वो कोएग्जिस्ट कर सकती है। क्योंकि देखिए रिन्यूएबल बड़ी थीम है, रिलायंस आ रही है, टाटा पावर आ रहा है, सब और रिन्यूएबल में फोकस कर रहे हैं। तो कोल इंडिया कहीं पीछे ना हो जाए। बट कोल इंडिया का कहना है कि रिन्यूएबल्स भी रहेंगे और कोयला भी रहेगा। क्योंकि देखिए आज लगभग थर्मल का 61% यूजेज है, जो उनको लगता है अगले 10 सालों में थर्मल का यूजेज बढ़ेगा अगर 6% पावर की भी डिमांड बढ़ी, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी की। आप देख सकते हैं, तो ये अगर बढ़ता है तो रिन्यूएबल्स और थर्मल दोनों कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। बट ये समय ही बताएगा, ये तो एक डेटा है। हमको भविष्य में ही पता चलेगा कि क्या कोल इंडिया बिल्कुल इररिलेवेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अपने व्यूज भी आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।